एपिसोड 5 लॉस्ट एंड फाउंड। राधिका को नाराज होकर जाते देख विक्रांत सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वह मीरा, वह नाम जो राधिका ने इस्तेमाल किया था, को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वह उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए विक्रांत ने उसे आवाज दी। रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। राधिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत रुक गई। राधिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विक्रांत और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से राधिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे अंश की कोई खबर मिले। तुरंत राधिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वह नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी विक्रांत देखे। लेकिन विक्रांत ये देखकर और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि राधिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वह टेबल से उठकर राधिका के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से राधिका को कहा, देखो मीरा, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वह राधिका के पापा विश्वनाथ ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वह बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर राधिका पूरी तरह से टूट गई। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज विक्रांत के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। विक्रांत, जो अब तक राधिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वह उसके सामने आया। राधिका जो अपने शौक में थी, वह विक्रांत को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगी। राधिका की इस नर्वसनेस को देखकर विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना। राधिका अब भी शौक में खड़ी थी, लेकिन विक्रांत का शक बढ़ न जाए इसलिए राधिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन न हो, मैं दोस्ती नहीं करती। विक्रांत थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए विक्रांत एक बड़ी ही फ्लर्टेशियस स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन राधिका के लिए अब विक्रांत किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रांत उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। राधिका बिना हाथ मिलाए विक्रांत से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर राधिका वहां से चली गई। विक्रांत को मीरा का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में समीरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। समीरा हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बनकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन 121, तुम्हें अब इस पर हमला करो। रेडी, तो ब्लास्ट एनिमी लीडर। 1 2 3, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह समीरा की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में समीरा क्यूट फेरी के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता था क्यूट फेरी कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया से समीरा के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी समीरा के पास। समीरा पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। क्यूट फेरी के नाम से खेल रही समीरा मॉडल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। समीरा ने अपना टैबलेट सोफा पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फोन उठाकर वह जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी तब उसे राधिका की एक बात याद आई। राधिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था, रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। समीरा वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वह उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वही जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वह चीज करने से मना करते हैं। समीरा ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। समीरा फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी प्रतीक वर्मा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ जय और अंश ही मौजूद थे। जय बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पर झगड़ रहा था।
किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। जय उस दोस्त को समझा रहा था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्यूट फेरी की गेम को फॉलो करे ताकि वह भी उससे कुछ सीख सके। प्रतीक को बिजी देखकर अंश ने खुद फोन उठाया। अंश अपनी मीठी, प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से समीरा हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल। ये कहकर समीरा फिर हंसने लगी। अंश दिखने में हूबहू समीरा जैसा था, लेकिन वह समीरा से विपरीत था। अंश अपने होंठ को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। समीरा की हंसी रुक गई। फिर अंश ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर समीरा सोच रही थी, मॉम ने सच ही कहा था। सामने सच में दो पागल रहते हो, ऐसा उसे लगने लगा था। समीरा को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने अंश को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी यह बात जानती है। अंश को अपने छोटे हाथों से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वह रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर समीरा ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। अंश ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। समीरा की आवाज सुनकर अंश को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने समीरा से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? समीरा को यह सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल के नाम पर वह थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? अंश मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पप्पा की है, अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। समीरा ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शॉक होते हुए अंश से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? अंश पीछे मुड़कर चेक करता है कहीं जय तो नहीं आया। जय को बिजी देखकर अंश फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। समीरा को अंश की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे अंश पर दया आ रही थी। समीरा ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और अंश के सामने एक ऑफर रखी, अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अंश, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीज़ों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए अंश ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज़ में जैसे अचानक जोश आ गया हो। समीरा ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम समीरा। तुम्हारा नाम क्या है? अंश बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम अंश। तुम कहाँ से बोल रही हो? समीरा ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट हैं, तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर अंश ने बाहर बैठे जय को देखा। उसे लगा कि जय तो अपने ही प्रॉब्लम्स से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। समीरा ने एक हाथ कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वह जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज़्ज़ा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी अंश थोड़ा कन्फ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? समीरा इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। अंश को आइडिया पसंद आया। उसने फ़ोन रखा और जय की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो अंश का ही कमरा था। दूसरी तरफ समीरा ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर समीरा ने अपने मोबाइल से एक MSG टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज़्ज़ा, कम फास्ट। और वह MSG उसने राधिका को भेज दिया। कुछ ही पल में अंश अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा जय अब भी कान में हेडफोन डाले फ़ोन पर बिजी था। अंश में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था प्रतीक को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज़्ज़ा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अंश दबे पांव मेन डोर तक गया। जय को पता न चले इस तरह दरवाज़ा धीरे से अनलॉक किया और जय की ओर देखते हुए अंश रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर अंश का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। अंश की नज़र सामने वाले स्विच 2402 पर पड़ी।
उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों न वह और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चलें। अंश कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वह समीरा के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोरबेल बजानी चाही, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाज़ा नॉक करने का सोचा। वह नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई। अंश का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर प्रतीक ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अंश डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसकी राधिका बाहर आ रही थी। उसके पापा वह वहां न देखकर अंश की जान में जान आई। वही राधिका अंश को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी, और फिर वह अंश के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेर कर बोली, आई एम सॉरी, मम्मा इज लेट। एक माँ होने के बावजूद अंश को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वह भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि यह उसकी बेटी समीरा है। अंश बड़ी बड़ी आंखों से राधिका को देखे जा रहा था। राधिका ने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी, और इसके साथ ही वह अंश को समीरा समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियां बढ़ गई हैं तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज आई और इसी के साथ राधिका की नज़र समीरा के एमएसजी पर पड़ी। Want to eat pizza? Come fast। ये पढ़ते ही राधिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर अंश की गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्ज़ा खाते हैं। ये कहते ही राधिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वह अंश का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान अंश बस राधिका को देखे जा रहा था। राधिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर अंश को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। अंश ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त अंश को राधिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में राधिका की बगल में खड़ा अंश धीरे से अचानक राधिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर राधिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने अंश की तरफ देखा। अंश की आंखें जैसे राधिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी? राधिका, जो अंश को समीरा समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि समीरा ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने अंश को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर अंश को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। अंश ने आंखें बंद कर ली और राधिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे अंश को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने राधिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह राधिका की गोद में पहले भी खेला है। राधिका धीरे धीरे अंश की पीठ को अपने हाथ से थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में अंश राधिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने प्रतीक वर्मा खड़ा था। प्रतीक और राधिका की नज़रें एक दूसरे से मिलीं, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अंश का सर राधिका के कंधों पर झुका होने के कारण प्रतीक को अंश का चेहरा नहीं दिखा। राधिका अंश को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। प्रतीक बस राधिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रतीक अभी अंश को राधिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही राधिका को कुछ एहसास हुआ तो वह चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर प्रतीक की ओर मुड़ी। उसने देखा कि प्रतीक उसी को घूर रहा था। राधिका के मुड़ने पर प्रतीक को एहसास हुआ कि वह राधिका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वह थोड़ा एम्बारास होकर यहाँ वहाँ देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। प्रतीक को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं राधिका को गलत सिग्नल न मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण प्रतीक को लगा कि राधिका अब चली गई होगी। कन्फर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया तो देखा कि राधिका अब भी वहीं खड़ी थी। प्रतीक ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से प्रतीक के मुंह की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो प्रतीक ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट पहने समीरा लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। प्रतीक, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने समीरा को अंश समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad?
ये शब्द सुनते ही समीरा की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। 86 अप इज अ डेट। यह है, डैड मिल गए, डैड मिल गए। पायल बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह अमन को चिपक गई। अमन हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले अक्षत को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो अक्षत से मेल खाता हो। अमन ने अक्षत को दोनों हाथ से पकड़ा, उसके शरीर का तापमान चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? पायल ने अमन को एक हाई फाइव देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। अमन अक्षत को लेकर एक्स्ट्रा पोसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं अक्षत किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अक्षत पर कोई स्ट्रेस हो। अमन ने पायल को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलें। तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। पायल ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो जोरों की लगी है। पायल ने अमन को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। अमन भी बिना देर किए झुक गया। पायल ने अमन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। अमन ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी अक्षत ने सामने से कोई चीज डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। अमन अक्षत को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में राधिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने राधिका से उसका बेटा छीना? वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा अक्षत चुपचाप राधिका को देख रहा था। अक्षत चाहता था अगर ये कोई सपना है तो बस ये सपना कभी न टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद राधिका को ये रियलाइज हुआ कि पायल न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी। वो बस राधिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर अक्षत ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। राधिका पायल के टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने पायल को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक राधिका की नज़र पायल की आंखों पर पड़ी। अक्षत की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसलिए राधिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और अक्षत को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। Why don't you listen to your mom? अक्षत ने ये सुनते ही मुस्कुराकर राधिका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली पायल को इतना शांत देखकर राधिका को उसकी चिंता हुई। राधिका अपनी चेयर से उठकर अक्षत के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम अक्षत ने हाँ में सर हिलाया। राधिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली पायल आज इतनी शांत थी। राधिका ने अक्षत के सर पर हाथ फेरते कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और इतनी शांति से क्यों बैठे हो आज? अक्षत ने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। अक्षत ये कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगा और फिर खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए अक्षत ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? राधिका ने सोचा कि पायल आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोच के राधिका अक्षत के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अक्षत जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? अक्षत ने अपने टेबल पर खड़े होकर राधिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेनू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में पायल अमन का हाथ पकड़े हवा में पांव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई। अक्षत का ऐसा बर्ताव अमन ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर पायल ने कहा, रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। पायल ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाज़ा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। अमन पायल की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। पायल पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने एक बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा बाइट ले लिया। अमन को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने अक्षत को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोक और नाइफ से खाना चाहिए।
मगर आज उसे अक्षत को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। पायल मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? पायल की बातें सुनकर अमन का टेंशन बढ़ने लगा। अमन कुछ बोल पाए उससे पहले पायल खुद ही आगे बोल पड़ी, चलिए ये बताए कहाँ थे आप अब तक? ये सब सुनकर अमन स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है? ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे विक्रांत की बात सच लग रही थी। कहीं उस राधिका ने अक्षत पर जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद अमन को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए वो अक्षत को राधिका के चंगुल से बचा कर रहेगा। अमन हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। पायल अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे अमन के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से अमन का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टुक्सिडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। पायल ने अमन के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रोंग हो आप मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। अक्षत की कमजोर मनस्थिति समझते हुए अमन के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अक्षत को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। पायल ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो अमन की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माई मम्मा। इतना सुनते ही अमन हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो अक्षत का इलाज करवाएगा और राधिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई पायल ने टेबल से उठकर अमन से कहा, मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर पायल लिफ्ट की ओर चलने लगी। अमन अपना फोन टेबल से उठाकर पायल के पीछे भागा। अमन ने देखा कि आज अक्षत की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था अक्षत भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रोंग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवर बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर पायल अटक गई। वो अमन की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। अमन पायल का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। अमन जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, पायल ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर पायल लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर अमन का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही अक्षत सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो अक्षत समझ रहा था वो दरअसल पायल थी। मगर उसे अक्षत समझकर, उसके बदले बर्ताव को देखकर अमन के टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। अमन ने वही खड़े खड़े डॉक्टर माथुर को फोन लगाया। डॉक्टर माथुर मारवाज की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही अमन का फोन उठा लिया। हेलो अमन, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसलिए अमन ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा, और फिर अमन ने थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर माथुर, आई थिंक अक्षत नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है, और वो। अमन कहते कहते रुक गया, और फिर उसने कुछ सोचकर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर माथुर ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स अमन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिन माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेस है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्पटम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना, आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। डोंट वरी। डॉक्टर माथुर इतना कहकर फोन काट देते हैं। अमन डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त राधिका अक्षत को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। अमन का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। अक्षत ने पीछे से पापा को पहचान लिया।
उसे पता था कि अगर पापा ने अक्षत को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि अमन उनकी तरफ मुड़ता अक्षत राधिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब अमन मुड़ा तो उसने देखा राधिका आ रही थी। उसका गुस्सा राधिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक राधिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो राधिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर अमन और राधिका को देखने लगे। अमन किसी की भी परवाह किए बिना राधिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? राधिका को लग रहा था पायल उसके पीछे है। वो पायल के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। राधिका ने अपनी मुट्ठी कसकर अपना गुस्सा दबाया और अमन से बोली, देखिए मुझे लगता आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि राधिका अपने बचाव में आगे कुछ कहती अमन ने उसकी बात काटकर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर राधिका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से अमन को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। राधिका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोली, देखिए आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। अमन राधिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि राधिका के साथ तो कोई था ही नहीं। अमन राधिका के पीछे देखने लगा। तभी राधिका ने भी मुड़कर देखा। राधिका हैरान हो गई, वहां पायल नहीं थी। राधिका पैनिक होकर लॉबी में पायल को आवाज देने लगी, पायल, पायल कहाँ हो तुम? परेशान राधिका ने पर्स से फोन निकाला। अमन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब राधिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। राधिका पूरी लॉबी में पायल को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने पायल को फोन लगाया। पायल का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराए राधिका बार बार फोन लगाने लगी। वहीं वॉशरूम में पायल वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर पायल ने फोन काट दिया। पायल की इतनी बात सुनकर राधिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां अक्षत टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब विक्रांत ने दरवाजा खोला तो अक्षत को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से अक्षत को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कहीं अमन ने अक्षत को कमरे के बाहर देख लिया तो अक्षत के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अक्षत को डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर घबराए हुए विक्रांत ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राधिका के साथ डिनर करने के बाद अक्षत काफी खुश लग रहा था। उसे विक्रांत चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने एक हाथ से इशारा करके विक्रांत को पास बुलाया और फिर विक्रांत के कान में कहा, पापा देखिए उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर गया फिर वहां से लिफ्ट में सीधा यहाँ। विक्रांत और अक्षत का चेहरा बिल्कुल पास पास था। विक्रांत ने वहीं से अक्षत के जैसा ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए कहाँ थे? अक्षत ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे राधिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहां जैसे ही उसे पायल दिखी उसने पायल को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया, आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव थी। होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। पायल भी मम्मा को किस करके कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। राधिका मुस्कुराए और बोली, है ना, तो फिर से चलेंगे। इस बात पर पायल हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। राधिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा अमन पायल के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। राधिका पायल को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। उधर स्वीट नंबर 2401 में विक्रांत ये सुनकर परेशान था कि आखिर अक्षत पिज्जा किसके साथ खा कर आया। वो रूम में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि अमन को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर विक्रांत ने अमन को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से अमन ने फोन उठाया, विक्रांत हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया अक्षत पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद अमन ने विक्रांत को जो कहा वो सुनकर विक्रांत गहरे सदमे में चला गया। अमन ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शॉक लगने की बारी अमन की थी, पर एक सेकंड वो रूम में है मतलब अक्षत ऊपर तुम्हारे साथ है। विक्रांत रिलीफ के साथ कहता है, हाँ वो तो आ गया।
अमन को अक्षत का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर माथुर की बात याद आई। ये फेस है, निकल जाएगा। अमन विक्रांत से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। राधिका अपने सुइट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां बगल में पायल बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। पायल की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। पायल, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और पायल डैड के कंधों पर बैठी है। पायल ने कच्ची नींद में सोई राधिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। राधिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने पायल की बात नहीं सुनी। पायल ने भी राधिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना उसके शरीर के लिए कितना जरूरी था, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां अक्षत की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। अक्षत अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। यह उम्मीद कि बहुत जल्द हम मॉम एंड डैड के बीच सोएंगे। एपिसोड 7 मेरी गो राउंड। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच अथर्व की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, अथर्व ने जिंदगी में पहली बार मां का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, आहान को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अथर्व धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर आहान लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। अथर्व ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। आहान की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से अथर्व पर था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस अथर्व पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर माथुर का कहा सच हो, वो बस अथर्व का एक फेज हो जो निकल गया हो। अथर्व ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया। आहान के पास जाकर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। आहान ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग अथर्व। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। अथर्व हाँ में सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। आहान की नज़रें अब भी अथर्व के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। आहान ने लैपटॉप बंद किया और अथर्व के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सलाद। अथर्व ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सलाद लेकर खाने लगा। आहान ने राहत की सांस ली। अथर्व पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच निया तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर निया को यह फिक्र थी कि देव उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। निया सुबह 7 बजे से देव के घर के बाहर अपनी कार में देव के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही देव निकला, निया उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो देव निया का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। निया को देव का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए निया देव का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर देव कहाँ और किसके साथ बिजी है। देव अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक निया ने देव का पीछा किया। देव की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। निया थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा, देव ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। निया देव को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वह उसका पीछा कर रही थी। निया ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। निया चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा देव वैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। देव होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। निया मेन एंट्रेंस के शीशे से देव पर नजर रखे हुई थी। देव जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो निया दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। निया तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, निया ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। निया चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से देव की आवाज आई। निया ने दीवार के कोने से लगकर देखा। देव होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। देव ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। देव लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद देव उनके साथ बॉल रूम में चला गया। नेहा दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो देव अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, ये बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूं कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि देव आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहां होटल का एक सफाई स्टाफ दिनेश वहां आया। उसने नेहा को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? नेहा घबरा गई, कहीं देव को उसके बारे में पता ना चल जाए। वह वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम क्या हुआ, क्या हुआ? मैडम, आवाज सुनकर देव और बॉलरूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ दिनेश, क्यों चिल्ला रहे हो? दिनेश हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लो पर आ गई थी। तभी देव ने दिनेश के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले दिनेश पर हंसने लगे। देव ने दिनेश के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर देव ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। दिनेश ने खुश होकर देव से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। देव ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने राधिका की तस्वीर दिनेश को दिखाई। जब राधिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी, तब चुपके से देव ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। देव ने दिनेश को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो। इसका नाम राधिका है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर देव ने जेब से एक लेटर निकाला और दिनेश को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। दिनेश ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। देव दिनेश की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। नेहा गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पांव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। नेहा ने दरवाज़ा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा देव अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। नेहा तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने देव की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। नेहा समझ नहीं पा रही थी आखिर देव ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। देव ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वह अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। देव ये मैसेज अपने नज़दीकी दोस्तों को करने वाला था। वह चाहता था कि वह अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले देव को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से यह मैसेज नेहा को भी भेज दिया। नेहा अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रख कर बैठी थी। नेहा को शक हो चुका था कि देव की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। नेहा ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि देव का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए नेहा ने मैसेज पढ़ा, ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर मानो नेहा को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। नेहा को लगा कि सारी प्लानिंग देव ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो नेहा को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी नेहा को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा देव पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब नेहा को आज के स्पेशल दिन पर देव के लिए कुछ स्पेशल करना था। नेहा ने सोचा, अगर आज के दिन राधिका की कंपनी मैं देव को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। नेहा ने तुरंत राधिका को फोन लगाया। राधिका ने जैसे ही फोन उठाया, नेहा ने उसे एक ऑफर दे दी, सुनो राधिका, मुझे वह फॉर्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। राधिका उस वक्त ईशा के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। राधिका ईशा से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत।
राधिका का ये जवाब सुनकर निया ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कसके पकड़ा। फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए निया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी ना मिलने पर देव मुझसे शादी नहीं करेगा। तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना देव कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात राधिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। इतना कहकर निया ने फोन काट दिया। राधिका हैरान हो गई। निया जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो राधिका के पास्ट से जुड़ी थी। पर क्या बात हो सकती थी वो? राधिका ने सोचा, क्या वो बात फॉर्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए बेटे की। राधिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्विच की डोरबेल बजी। शरारती ईशा स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाज़ा मैं खोलूंगी। ईशा ने दरवाज़ा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया दिनेश खड़ा था। दिनेश ने बड़े प्यार से ईशा को पूछा, मैम रूम सर्विस। ईशा ने मुस्कुराकर दिनेश को अंदर आने का इशारा किया। दिनेश वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी राधिका पर गया। दिनेश को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद दिनेश ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके राधिका से बोला, थैंक यू मैम। होप यू हैव अ ग्रेट डे। राधिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और दिनेश के हाथ में थमा दी। दिनेश ने अपनी जेब से देव का लेटर निकाला और राधिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए दिनेश फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर राधिका को थैंक यू कहा। राधिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वह पढ़कर राधिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से राधिका ये समझ गई थी कि यह हरकत देव की थी। बस राधिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी, देव अगर आज शाम को बॉलरूम में निया को प्रपोज करने वाला था तो उसने राधिका को वहां क्यों बुलाया था। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। आहान अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीट अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईटी हेड विनय फोन कर रहा था। आहान को पता था कि विनय के पास जरूर डॉक्टर वैशाली की कोई न्यूज़ होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद आहान विनय को फोन लगाने ही वाला था कि अथर्व की ट्यूशन टीचर संध्या अथर्व के रूम से बाहर आई। संध्या 35 वर्ष की, ऊंची, सांवली और काफी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाली औरत थी। संध्या की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। संध्या की चाल थोड़ी अजीब थी। वह चलती तो ऐसा लगता था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। अथर्व के कमरे से बाहर निकलते ही संध्या जोर जोर से आहान को आवाज लगाने लगी, मिस्टर आहान, मिस्टर आहान, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर आहान, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। अथर्व इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे संध्या कई बार आहान को ये बात बता चुकी थी, लेकिन आहान जब भी यह बात सुनता वह बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि अथर्व एक मेंटली चैलेंज्ड लड़का था। आहान को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। आहान ने संध्या को सोफा पर बैठने की रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज बैठिए, क्या हुआ मुझे बताएंगी। संध्या बोली, मिस्टर आहान, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू। अथर्व इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी वीक हो तो मैं समझ सकती हूँ, अथर्व हर सब्जेक्ट में 0 है। एवीएस उसे बोरिंग लगती है और मैथ उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ना तो वह होमवर्क करता है, न तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप हिम मिस्टर आहान। आहान रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वह चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। आहान ने ड्राइवर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। आहान ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर अथर्व को पढ़ा दें। संध्या ने आहान को साइन करने से रोक लिया, मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू नहीं बढ़ा सकती। अथर्व इज ए स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। संध्या टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। आहान बेडरूम में अथर्व से बात करने जा ही रहा था कि फिर से विनय का फोन आया। इस बार आहान ने विनय का फोन उठा लिया। बोलो विनय। विनय ने कहा,
सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर, वैशाली ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वह मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वह डॉक्टर वैशाली इस वक्त आप ही की होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ। एपिसोड 8 मुझसे दोस्ती करोगे। कबीर कपूर की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर नेहा से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था कबीर। अब उसके पास मौका था डॉक्टर नेहा से फेस टू फेस मिलने का। कबीर ने अपने सुइट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर नेहा ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। यह अर्जेंट है। डॉक्टर नेहा हमारी होटल में हैं और हमें उन्हें ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉलरूम। शाम के 6 बजे बज चुके थे। बॉलरूम में एक एक करके विवान के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे विवान के दोस्त थे। इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स रोज किसी न किसी की पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियां, फोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में राधिका मीरा को ढूंढती हुई बॉलरूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ते में भी राधिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नज़र राधिका पर पड़ते ही उसी पर थम गई थी। बेचारी राधिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह राधिका को देख रहे थे, उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही कबीर ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई, डिड यू फाइंड डॉक्टर नेहा इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी, उसने कहा, सर, डॉक्टर नेहा इज नॉट अवर गेस्ट। डॉक्टर नेहा नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। कबीर ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है डॉक्टर नेहा इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद है। एंड आई वॉन्ट टू मीट हर, इट्स अर्जेंट। ये कहकर कबीर ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। कबीर के गुस्से से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था कबीर के स्टाफ को। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके कबीर को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर नेहा हमारे यहाँ रुकी न हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी शॉप में खाना खाने या कॉफ़ी पीने आए हों। ये सुनते ही कबीर कॉफ़ी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर कबीर की परेशानी ये थी कि न तो उसने कभी डॉक्टर नेहा को देखा था, न ही इंटरनेट पर डॉक्टर नेहा की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉलरूम में लगभग हर लड़का राधिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता। एक लड़के ने तो राधिका को बॉलीवुड की फिल्म ही ऑफर कर दी। राधिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां मीरा अपनी दोस्त रिया के साथ आई। मीरा ने ऑफ शोल्डर वन पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। मीरा ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना मीरा इस पार्टी के लिए सज कर आई थी। मीरा को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है मीरा, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ, किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? ये सुनकर मीरा के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा पा रही थी। मीरा ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगीं। लड़के लड़कियां आपस में डांस करने लगे। वैसे तो मीरा ने राधिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर राधिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। राधिका समझ गई कि मीरा चाहती है कि वह उसके पास जाए। राधिका मीरा के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। राधिका ने मीरा को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, मीरा, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। मीरा राधिका को घूरने लगी। राधिका की खूबसूरती मीरा की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में मीरा को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी राधिका उससे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीरा की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली राधिका से कहा, सच बता, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर विवान मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है।
राधिका मीरा के बगल में आकर बैठ गई। राधिका मीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है। मीरा की आवाज़ अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर। बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। राधिका ये बात सुनकर चौंक गई। उसने मीरा से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? मीरा को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। मीरा ने ग्लास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर राधिका को एक पल ऐसा लगा कि मीरा की जान ले ले। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? राधिका के चेहरे का रंग उड़ते देख मीरा को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए मीरा ने कहा, मगर तुम्हारा मानना पड़ेगा, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिता कर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, विवान दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जुड़ेगा। राधिका को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुँचने का कोई क्लू चाहिए था। वह फिर से मीरा को गिड़गिड़ा कर पूछने लगी, देखो मीरा, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। राधिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वह कांपते हाथों से मीरा के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास मीरा के कपड़ों पर उलट गया। मीरा अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। मीरा ने राधिका को धक्का मारा। राधिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी मीरा की बातें काफी लोगों ने सुनी। मीरा रिया के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉलरूम की लाइट्स ऑफ हो गईं। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर विवान एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर होटल पैराडाइज कॉफी शॉप में कबीर हर टेबल पर जाकर डॉक्टर नेहा के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर नेहा नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, 4th फ्लोर पर बॉलरूम में विवान डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर नेहा विवान डोगरा की गेस्ट हो। ये सुनते ही कबीर बिना टाइम गवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ विवान पर थी। विवान ने गिटार की स्ट्रिंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से विवान बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वह लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई जरा खुल के बोलो, जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। विवान की नज़र फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई राधिका पर पड़ी। विवान की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वह गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से मीरा रिया के साथ बाहर आई। मीरा ने देखा कि उसने विवान की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पाँव जोर से जमीन पर पटका और रिया से कहा, उस राधिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। रिया ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगड़ो। देखो विवान तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। विवान की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थीं। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ रहा था। मीरा अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे विवान के पीछे चल रही थी। मीरा को लग रहा था कि विवान की नज़र उस पर नहीं पड़ी। शायद विवान उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवान की नज़रों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही विवान राधिका के नज़दीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राधिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वह बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। मीरा को जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ।
वह बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह मीरा ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, विवान, यह क्या कर रहे हो? विवान ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने विवान का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? मीरा की सांस फूलने लगी थी। विवान ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए मीरा से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने मीरा की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे मीरा पर। मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते विवान को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर विवान मीरा पर भड़क गया, जस्ट शट अप। तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही क्या हो तुम रागिनी के बारे में? मीरा ये सुनकर हैरान हो गई। उसने विवान से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, राधिका है। वह मोटी राधिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर विवान के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से राधिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। विवान कुछ कहे या करे उससे पहले मीरा ने राधिका के बाजू को पकड़कर उसे बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और विवान का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वह सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या विवान की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। मीरा ने राधिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। रिया ने राधिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। मीरा ने राधिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन राधिका को थप्पड़ लगे उससे पहले कबीर ने मीरा का हाथ रोक लिया। कबीर ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। कबीर ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कबीर ने मीरा का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी, देखो होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। विवान बिल्कुल कबीर के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? विवान डोगरा नाम है मेरा। तभी कबीर के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ये है मिस्टर कबीर कपूर, इस होटल के मालिक। विवान के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था कपूर ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और कबीर कपूर के बारे में विवान ने काफी कुछ सुन रखा था। विवान किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी कबीर का फोन बजा। कबीर ने जब फोन उठाया तो विक्रांत ने कहा, सर, काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर, मुझे लगता है अब तक तो वह होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर नेहा को ढूंढने में कबीर को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन पटका और बॉलरूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉलरूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर नेहा को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। राधिका ने अपनी नजरें नीची कर लीं, मानो वह कबीर से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े कबीर को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल सूइट। कबीर के प्रेसिडेंशियल सूइट में आरव टैबलेट पर गेम खेल रहा था। आरव एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। आरव की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने आरव के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। आरव ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। आरव जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीत पर आरव ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। आरव और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। आरव ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक, एक बार मिलो मुझे।
तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। ये सुनकर आरव सोफा के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। आरव अपने पैरों पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइस इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद आरव की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी ही होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइस इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो आरव ने देखा वह अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा जयंत कपूर था। एपिसोड 9 ट्यूशन टीचर। रवि की आंखें तो खुली थी मगर वह बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी। मुंह खुला था और हाथ पांव सोफा पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद रवि अपनी आंखें झपकने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे अर्जुन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। रवि को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर रवि, जिसका नंबर 1 फैन था, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा अर्जुन था। रवि धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वह सोफा पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से अर्जुन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधा से 1 इंच खोला। रवि एक आंख से कमरे में झांकने लगा। रवि की सांसें फूल रही थीं। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। रवि ने देखा कि अर्जुन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके रवि ने दरवाजा थोड़ा और खोला। रवि धीरे धीरे अर्जुन के टेबल की ओर बढ़ रहा था। रवि कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी अर्जुन की ओर। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, रवि ऐसा क्यों कर रहा है। रवि ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर अर्जुन के पांव पकड़ लिए। अर्जुन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर रवि से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो? रवि नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहिए सर। आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? अर्जुन को पता था कि रवि काफी अजीब बातें करता है, मगर आज रवि की बातें उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। उसने रवि से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? रवि ने दोनों हाथों से अर्जुन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की, अर्जुन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं? हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए वह पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो रवि पर गिर न पड़े। अर्जुन ने हैरान होकर रवि से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, चाचू छोड़ दीजिए मुझे। यह क्या कह रहे हैं आप? तभी रवि ने झटके से अर्जुन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर रवि ने ठीक अपना मुंह अर्जुन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया। बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि यह सब आप करते कब हो? बेचारा अर्जुन अपनी नाक खुजाते हुए रवि को देख रहा था। अर्जुन का कोई जवाब न मिलता देख रवि खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स ए टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल, शश, सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर रवि ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर रवि ने फिर से मुड़कर कहा, देखो हो तो तुम मेरे भतीजे। बस इतना कहूंगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आर्मी सोल्जर की तरह रवि ने अर्जुन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। राधिका अपनी स्वीट में पहुंची।
उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह मीरा अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। राधिका ने ड्रॉयर से मीरा का मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर मीरा के कान से हेडफोन निकालकर बोली, बेटा मम्मा का फ़ोन खराब हो गया है। कैन आई यूज़ योर फ़ोन? कल तुम्हें नया दिला दूंगी। मीरा ने कहा, ठीक है, यू कैन कीप इट। मीरा ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विथ माई वर्ल्ड। यू कैन यूज़ माई फ़ोन टू स्टे कनेक्टेड विथ योर्स। मीरा की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। राधिका ने मुस्कुराकर मीरा के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माई लव। बेडरूम से बाहर निकलकर राधिका ने मीरा के फ़ोन में अपना सिम डाला। राधिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फ़ोन बजने लगा। कंचन शायद काफ़ी देर से राधिका को फ़ोन लगा रही थी। राधिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया सामने से कंचन की आवाज़ आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर विक्रम सिंह को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में राधिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब विक्रम ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। राधिका सोचने लगी कि विक्रम को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। कंचन फ़ोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वह आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। ये बात सुनते ही राधिका की हंसी निकल गई। उसने कंचन से कहा, कंचन प्लीज़, विक्रम सिंह इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? राधिका और कंचन की बात चल रही थी तभी कॉल वेटिंग पर विनय भल्ला का फ़ोन आया। स्क्रीन पर विनय भल्ला का नंबर देखते ही राधिका ने कंचन से कहा, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर राधिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही विनय की भारी आवाज़ राधिका के कानों पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन दीपा ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूँ। दीपा इज़ क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। विनय ने इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राधिका की मां के गुजर जाने के बाद एक दीपा बुआ ही थी जिसने राधिका को अपना समझा था। बचपन में दीपा बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में राधिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गईं। तभी दीपा बुआ की बेटी प्रिया का फ़ोन आया। राधिका ने बिना देरी के फ़ोन उठाया। प्रिया की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी देर से रो रही थी। प्रिया रोते हुए बोली, मम्मी, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर। इतना कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। वह आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। राधिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रिया उन्होंने? बोलो, क्या कहा उन लोगों ने? प्रिया अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थीं। राधिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वह अपनी दीपा बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रिया को दिलासा देते हुए राधिका ने कहा, तुम फिक्र मत करना प्रिया, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहां विक्रम के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोर बेल बजी। रवि ने आईवीवा से देखा। अर्जुन की टीचर मिस सोनिया आई थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी रवि को हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेम है, यह मेरी उसे पढ़ाकर अपना और अर्जुन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। रवि ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस सोनिया से कहा, वेलकम टीचर, मैं यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस सोनिया ने रवि को गुस्से से देखा। रवि का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मिस सोनिया तेजी से अर्जुन के बेडरूम की ओर गई। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मिस सोनिया ने रवि को वार्न किया, याद रहे, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विथ माय स्टूडेंट। रवि पांव पे पांव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन्स लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। सोनिया ने रवि को एक एंग्री लुक देकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बेहद गुस्से में सोनिया जब बेडरूम में अर्जुन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने अर्जुन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर अर्जुन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की रूलर उठाई। अर्जुन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। सोनिया ने एक के बाद एक 3 बार अर्जुन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। अर्जुन ने अपनी आंखें मिच ली, अपने दांत कचकचाए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था, मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज निकलने की सजा थी ज्यादा मार।
थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के ठीक सामने मिस सोनिया की आंखें थीं। सोनिया की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। अर्जुन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और सोनिया के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई सोनिया ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब सोनिया की आवाज़ ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस अर्जुन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सोनिया फिर से आवाज़ नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो, मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात से शर्म आती थी कि सिंह खानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस सोनिया ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और अर्जुन के चेहरे पर हाथ घुमा कर बोली, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। सोनिया ने अर्जुन को कंधों से पकड़ा, फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। सोनिया अर्जुन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, उसकी नज़र किताब पर थी, मगर उसके अंदर मिस सोनिया की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। प्रेसिडेंशियल सुइट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए राधिका अपने सुइट से बाहर निकली। उसने मीरा को अपना गुड बाय किस देकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। राधिका चाहती थी कि दीपा बुआ एक बार मीरा को देखें। उसे पता था कि बुआ मीरा को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी माँ भी होंगी। मीरा को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही राधिका लिफ्ट में चली गई। दरवाज़ा बंद तो हुआ मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाज़ा फिर खुला, सामने से मिस सोनिया अंदर आई। सोनिया ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी सोनिया को एक कॉल आया। सोनिया फ़ोन उठाकर बातें करने लगी और राधिका दीपा बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने सोनिया को एक अजीब बात करते सुना, पागल है नहीं तो हो जाएगा। सोनिया बात करते हुए हंस रही थी। उसे 2 स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, न करे तो ज़्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज़ निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओह सॉरी, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर सोनिया ज़ोर से हंसी। सोनिया को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने राधिका को देखा और कहा, सॉरी इफ़ आई वॉज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही सोनिया फ़ोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। राधिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? राधिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल सुइट 2401 विक्रम का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत विक्रम के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग राधिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने राधिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा? बाहर खड़े बाकी लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन की सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देने लगे। राधिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट से निकल गई। होटल लॉबी में राधिका ने देखा विक्रम सिंह कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। राधिका को देखकर अचानक विक्रम चलते चलते रुक गया। राधिका ने सोचा विक्रम को जाकर सब बता दे, मगर तभी विक्रम के एक गेस्ट ने कहा, मी विक्रम, आरंट यू कमिंग विथ अस? विक्रम ने अपना ध्यान राधिका से हटाकर डेलीगेट से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विथ मी। राधिका ने एक हाथ से विक्रम को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सिंह। ये सुनते ही विक्रम के गार्ड्स ने राधिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। विक्रम डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था मगर उसका ध्यान पीछे राधिका पर था।
गार्ड्स राधिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। राधिका ने बिना किसी की परवाह किए विक्रम को आवाज लगाई, मी सिंह, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। एपिसोड 10 हमशक्ल, आपका बेटा खतरे में है। राधिका के मुंह से ये सुनते ही विक्रांत चलते चलते रुक गया। विक्रांत राधिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वह राधिका को आने दें। विक्रांत ने अपने मेहमानों से अनुरोध किया कि वे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठें, वह थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे ही राधिका विक्रांत की तरफ बढ़ी, विक्रांत के गार्ड दौड़कर विक्रांत के पास आ गए। गार्ड्स ने राधिका को दूरी बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलग थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करेंगे ये किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। राधिका की बात सुनकर विक्रांत हैरान, शॉक्ड हो गया था। उसने राधिका से पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? राधिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें विक्रांत को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। राधिका के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस वक्त राधिका को खुद की सुरक्षा से ज्यादा बच्चे की सुरक्षा की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बैग को राधिका ने कसकर पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए राधिका ने विक्रांत से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपको अपने बेटे की मदद करनी चाहिए। वह किसी मुसीबत में है। ये सुनकर विक्रांत की हैरानी और बढ़ गई। उसने राधिका से फिर पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज साफ साफ बताए। राधिका और भी उलझन कंफ्यूज में हो गई कि क्या बात करें। राधिका तो लिफ्ट में मिली उस औरत को जानती तक नहीं थी। राधिका ने विक्रांत को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मानसिक प्रताड़ना, मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। विक्रांत ने बीच में ही राधिका को रोक दिया, एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहती हैं? राधिका को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह से विक्रांत को समझाए। राधिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वह कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। राधिका ने लंबी सांस भरकर विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर बोली, देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर राधिका वहां से चली गई। राधिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर विक्रांत के एक गार्ड ने कहा, सर, मुझे लगता है ये लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नज़रों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर, आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा, मगर एक बात तो है, ये लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी विक्रांत ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। राधिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से मीरा शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और राधिका से कहा, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे ही राधिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। राधिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाए। फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर आरुषि वर्मा। राधिका को महसूस हुआ कि यहाँ वह डॉक्टर आरुषि की पहचान छुपाकर आए हैं। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। राधिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। राधिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर सोनल सिर झुकाए बैठी थी। राधिका के कदमों की आवाज सुनकर सोनल ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे राधिका दिखी, वह दौड़कर राधिका से लिपट गई। सोनल जोर जोर से रोने लगी। राधिका ने सोनल के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। सोनल को गले लगाकर राधिका ने कहा, शांत हो जाओ सोनल, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। राधिका के आने से सोनल को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे सोनल थोड़ी शांत हुई, राधिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर राधिका और सोनल अंदर आए। राधिका ने देखा मीरा बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। मीरा बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। उनके सिर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। राधिका मीरा बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वह भी इस हालत में। मीरा बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है।
राधिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। राधिका की आंखों में आंसू थे। सोनल के सामने राधिका को हिम्मत दिखानी थी। वही EG मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। राधिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़कर राधिका समझ गई कि ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 अनुभवी एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की ज़रूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ सोनल मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। सोनल रिपोर्ट्स पढ़ रही राधिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले सोनल के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियां तेज होने लगीं। राधिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। राधिका को इस वक्त भावनाओं इमोशंस से ज़्यादा मीरा बुआ को बचाने में ध्यान केंद्रित कॉन्सेंट्रेट करना था। उसने रोती हुई सोनल से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा काम करते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? सोनल राधिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वह तो यहाँ के डीन हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? राधिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वह बस मैंने उनका नाम सुना है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। सोनल राधिका को लेकर डॉक्टर सिन्हा के ऑफिस की ओर चलने लगी। राधिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर कोई और सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 से 30% होंगे, और अगर वह खुद ऑपरेट करेगी तो मीरा बुआ के बचने के चांसेस 60 से 80% होंगे। जब राधिका और सोनल ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर सिन्हा अपनी केबिन से बाहर निकल रहे थे। सोनल और राधिका को देखकर डॉक्टर सिन्हा ने सोनल से कहा, हेलो यंग लेडी, और कौन है ये खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ? सोनल ने डॉक्टर सिन्हा और राधिका को परिचित इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर सिन्हा हैं। एंड डॉक्टर, ये राधिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर सिन्हा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला, सोनल और राधिका को अंदर बैठने को कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। डॉक्टर सिन्हा अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप्स मिसेस शर्मा, मीरा बहुत नाजुक क्रिटिकल हैं। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर सिन्हा ने मीरा बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से राधिका को प्रॉब्लम समझाने लगे, देखो, ट्यूमर को सिर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। You need a bloody good surgeon to do this job, because the position of the tumor is very tricky. डॉक्टर सिन्हा राधिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती। खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही यह ऑपरेशन डॉक्टर आरुषि के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर सिन्हा को यह नहीं पता था कि वह जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वह ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरुषि थी। राधिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नज़रें रिपोर्ट्स पर रखकर डॉक्टर सिन्हा से पूछा, डॉक्टर, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? डॉक्टर सिन्हा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उलझन भरे चेहरे से राधिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? राधिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वह डॉक्टर सिन्हा से कुछ कहने ही वाली थी, तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर ईशा और माया वर्मा अंदर आए। माया ने राधिका को देखते ही डांट दिया, राधिका, यह क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर सिन्हा से कोई नहीं मिल सकता। पता नहीं है क्या तुम्हें? कब तौर तरीके मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर सिन्हा को माया की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। राधिका की तारीफ अब ईशा के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर सिन्हा के लिए अपने गुस्से को ईशा ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर सिन्हा चलकर ईशा के पास आए। उन्होंने ईशा की पीठ थपथपाकर राधिका से कहा, देखो राधिका, ईशा हमारी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस मीरा शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरुषि को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वह खुद आकर तुम्हारी मीरा बुआ का ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर राधिका अपना फ़ोन चेक करने लगी। ईशा ने न ही उसे कोई मेल किया था, न तो कोई रिक्वेस्ट की थी। माया वर्मा ईशा के सिर पर हाथ रखकर डॉक्टर सिन्हा से कहने लगी, डॉक्टर साहब, ईशा बहुत ही भावुक इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा जुड़ी अटैच्ड है। डॉक्टर सिन्हा अपनी चेयर पर वापस बैठे और ईशा से पूछा,
ईशा, डॉक्टर आरुषि ने कोई जवाब दिया। ईशा की शक्ल से साफ पता लग रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वह झूठ होगा। ईशा ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठी निराशा डिसअपॉइंटेड होकर डॉक्टर सिन्हा से बोली, नो सर, नो आंसर। आई थिंक वह व्यस्त बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस। माया ने ईशा को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है ईशा, मीरा बुआ के इलाज के लिए वह जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। माया का ये हाव भाव जेस्चर देखकर डॉक्टर सिन्हा काफी प्रभावित इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने माया से कहा, मिसेज शर्मा, मीरा इज लकी जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। माया ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर सिन्हा से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा। ईशा, सोनल, राधिका, डॉक्टर सिन्हा को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, राधिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। राधिका ने वह कागज पस में रख लिया। जब राधिका केबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर सिन्हा ने राधिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि राधिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, ईशा ने डॉक्टर सिन्हा से कहा, सर, यह कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला ये तो पहले से गर्भवती प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर सिन्हा राधिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर राधिका केबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पहुंचकर राधिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। ईशा, माया और सोनल उसके पीछे आए। माया ने राधिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े। ईशा अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वह बहुत खुश थी। बॉलरूम में सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वह सोनल के पास गई और कहा, देखो सोनल, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ मीरा बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर आरुषि से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी राधिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब मिलकर मीरा बुआ की जान बचा सकते हैं। राधिका का ध्यान ईशा की बातों पर नहीं था, वह सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे मीरा बुआ का ऑपरेशन करना होगा। सोनल को ईशा की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। सोनल ने ईशा से पूछा, बोलो ईशा, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? माया धीरे से राधिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। राधिका की सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वह जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वह फॉर्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। सोनल बड़ी उम्मीद से राधिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि मीरा बुआ की जान बचाने के लिए राधिका फैक्ट्री ईशा के नाम कर देगी। राधिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वह खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर माया और ईशा सोनल को भड़काने लगी, देखा आज तक कितने एहसान किए थे मीरा बुआ ने इस पर, आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। सोनल दौड़कर राधिका के पास आई। वह अपने दोनों हाथों से राधिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वह एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। सोनल की बातें जैसे राधिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी माया और ईशा को पता था, अब उन्होंने राधिका को चारों ओर से फंसा लिया था। सोनल राधिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज बचा लो मम्मी को। राधिका ने अपने कंधे पर रखा सोनल का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। सोनल कुछ बात करे उससे पहले राधिका वहां से निकल गई। राधिका का ये रूप देखकर सोनल का रोना थम गया। वह सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई राधिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। राधिका की स्वीट की डोर बेल बजी। तारा ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस तारा ने ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने तारा से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर तारा ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी बॉय। बॉय तारा को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही तारा ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया।
उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वह तो होटल लॉबी आया ही नहीं। तारा ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर तारा को लगा कि वह बहुत अकेला था। तारा उससे दोस्ती करना चाहती थी। तारा ने अपने स्वेट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वह सामने वाले स्वेट के दरवाजे तक पहुंची। डोर बेल तक तारा का हाथ नहीं पहुंचता था। वह अपने पांव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा शौर्य ने खोला था। दरवाज़ा खुलते ही तारा और शौर्य ने एक दूसरे को देखा। तारा के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने शीशा मिरर रख दी हो।